हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। डॉक्टर रुचि ने बहुत श्रेष्ठ गीत पढ़ा और इस तरह के गीतों की और इस तरह की कवियत्रियों की मंच को आवश्यकता है, क्योंकि विष्णु सक्सेना जी जैसे कवि मंच को जिन सुचिता की तरफ ले जा रहे हैं उनमें आवश्यकता इसी तरह की कवियत्रियों की भी है। मैं एक बार पुनः उनके सम्मान के लिए आपसे गुजारिश करता हूँ, एक बार ताली बजे बहुत अच्छी सी। मैं लखनऊ में रहता हूँ, लखनऊ में मध्य कमान है मिलिट्री का, तो वहाँ पर सैनिकों की भर्ती होती थी। तो हमारे फूफा जी के छोटे भाई, मेरे फूफा जी के छोटे, बिल्कुल सच है, भगवान कसम सच है, फूफा जी के छोटे भाई वहाँ पर वो बड़ी पोस्ट पे थे। मैं पोस्ट तो नहीं जानता, लेकिन काफी बड़ी पोस्ट थे वो। तो सैनिकों की भर्ती हो रही थी, तो उस समय ये था 15-20 साल पहले कि डायरेक्ट आके पहले इंटरव्यू होता था, फिर फिजिकल टेस्ट होते थे। तो बाय द वे उन्होंने फूफा जी ने, उनको भी मैं फूफा जी कहता था, उन्होंने बिठा लिया यूं ही। तो एक लगभग 75-80 साल का बुजुर्ग आया सेना में भर्ती होने के लिए। उसने कहा साहब मैं सेना में भर्ती होना चाहता हूँ। तो बड़ा भावुक हुए हमारे फूफा जी, बोले अच्छा आप क्यों भर्ती होना चाहते हैं, आप तो इस उम्र में लिए नहीं जाता, आखिर आप भर्ती क्यों होना चाहते हैं। तो जो उसने जवाब दिया उस पर आप ताली हो जाइएगा। वो 75 साल का बूढ़ा बोला मैं इसलिए भर्ती होना चाहता हूँ क्योंकि सेना के लोगों को जवान कहा जाता है। तो जवान हमारे ताऊ जी एक पंडित शुक्ला जी, हमारे गांव में संडीला का हूँ, वो दादी से बाबा कहते थे हम लोग, वो दादी से हर साल शादी करें, जो शादी की डेट थी हर साल शादी करें, पूरे गांव को दावत दें। और तो लोगों ने कुछ दिन तो एंजॉय किया, फिर ऊबने लगे। एक दिन हमारे पिताजी ने उनसे पूछा कि भाई चाचा ये बताओ हर साल शादी क्यों करते हो। बोले बांकेलाल, मेरे पिताजी का नाम बांकेलाल, बोले बांकेलाल तुम नहीं समझते हो, जब पंडित कहता है कि लड़के को बुलाओ तो कितनी खुशी होती है मन में। तो ये जो है ये जीवन जीने की अद्भुत कला होती है कि हम कहाँ पर कितना अच्छा महसूस कर सकते हैं। रामलीला की बात मैंने लटूरी टाइम बताई थी, एक बिल्कुल असली घटना है शाहदरा की। ये जो बैठे हैं हमारे, ये तब गोरे हुआ करते थे। उसके बाद उस घटना के बाद इन्होंने अपने को काला किया, अपना मुंह काला किया इन्होंने, उसके बाद बाल ऐसे थे, ये गोरे थे। बिल्कुल सच घटना, बिल्कुल सच घटना। तो शाहदरा में रामलीला में कवि सम्मेलन, हम और शंभू शिखर आमंत्रित, ये बिल्कुल सच घटना है। हम और शंभू शिखर आमंत्रित साइड में बैठे हुए हम लोग ग्रीन रूम में। तो रामलीला का डायरेक्टर, पहले रामलीला होनी थी फिर उसके बाद कवि सम्मेलन होना था। रामलीला का डायरेक्टर घबराया सा आया, हमको देखा, बोला नहीं नहीं ठीक नहीं, अपने से ही बोल रहा है, बोला नहीं नहीं ठीक नहीं चलेगा। शंभू शिखर को देखा, बाल ऐसे लंबे थे, गोरे थे, इनको देखा तो उसकी आंखों में चमक आ गई। मैं देख रहा हूँ उसकी आंखों में चमक आई, मैं सोच रहा हूँ किस तरह की चमक आई। तो इनसे बोला शंभू जी एक दिक्कत आ गई है। शंभू बोले क्या बात है वैसे बताइए। बोला आज सीता नहीं आया है, आज सीता नहीं आया। बोले अच्छा तो पहले ही कवि सम्मेलन करना होगा। बोले नहीं आपकी मदद चाहता हूँ, बताइए बताइए। शंभू बोले आप सीता बन जाइए। ये नाराज हो गया मेरा भाई, वास्तव में नाराज हो। बोला मैं इतना बड़ा कवि हूँ, लपेटे में नेताजी पे आता हूँ, इतना मैं फेमस हूँ, टेलीविजन का कोई चैनल नहीं जो मेरे बिना होता हो, और आप मुझसे सीता बनने के लिए कह रहे हैं। तो मैं बीच में पड़ा, मैंने कहा शंभू बन जाओ सीता, लोग राम के लिए दूसरे की जान ले सकते हैं, तुम 15 मिनट के लिए सीता नहीं बन सकते हो। तो ये सीता बन गए, बिल्कुल सारांश एकदम सही घटना, ये सीता बन गए। अच्छा उस दिन सीता हरण का ही सीन, सीता हरण का सीन। अब इनको पीली साड़ी वाड़ी, बाल तो थे ही, मेकअप करना नहीं पड़ा, ज्यादा गोरे भी थे, तो इनको पीली साड़ी पहना के झोपड़ी में बिठाया गया। रावण आया, माता भिक्षा दे, माता भिक्षा दे, माता जले बुने बैठे थे। माता निकले बाहर, बोले ले भिक्षा। अच्छा वो जो रावण था वो भी भाग गया था, नया रावण बुलाया गया था, ये पता नहीं था, वो रेखा शब्द भूल गया। कहता लाइन के बाहर आके दे, लाइन के बाहर आके दे। अब ये तो थे लाइन के बाहर आके, जैसे लाइन के बाहर आया उसने कमंडल फेंका, बोला मैं कोई साधु वाधु नहीं, मैं रावण हूँ। इन्होंने भी, शंभू शिखर ने पीली साड़ी फेंकी, अंदर से यही कपड़े निकले, बोले मैं भी कोई सीता नहीं, मधुबनी बिहार का शंभू शिखर हूँ। तो आइए हास्य के उस अप्रतिम हस्ताक्षर को बुलाया जाए जो इस समय लपेटे में नेताजी का हीरो है। जोरदार तालियों से इस हास्य के कवि को आमंत्रित करिए, लपेटे में नेताजी। ये लपेटे वाले हैं,
डॉक्टर साहब लपेट लो इसको आप। बता दिया आज लपेटिएगा इनको। अब एक इंजेक्शन रखिएगा, चुप पे लगा दीजिएगा। ठीक। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। सिकंदराराव, मैं पहली बार आया हूं। आप यकीन मानिए, मुझे कुछ भी नहीं पता कि यहाँ की क्या अच्छाइयाँ हैं, लेकिन एक बात मुझे बहुत अच्छे से पता है कि यहाँ की मिट्टी में कुछ ऐसी महक है जिसे विष्णु सक्सेना जी अपनी जुबान पर लेकर पूरे हिंदुस्तान में बांटने का काम करते हैं। बहुत अच्छा, वाह। और पूरा हिंदुस्तान सिकंदराराव को इस बात से जानता है कि विष्णु सक्सेना जी वहां से आते हैं। आपकी नगरी सचमुच धन्य है। मैं बहुत छोटा कवि हूँ, बहुत कुछ मेरे परिचय में आदरणीय सक्सेना जी ने आपसे कहा। मैं 4 लाइनें सुनाता हूँ और जितना आप लोगों तक पहुंच पाऊंगा उसके बाद 4 लाइनें पहली सुनिए। छोटी छोटी जानकारी अपने विषय में आपको दे देता हूँ। मैं मूल रूप से बिहार का रहने वाला हूँ। वहां शराबबंदी हो गई तो मैं दिल्ली रहने लगा। अच्छा। हाँ, सही बात है। बहुत पीता है। धीरे धीरे लोगों को समझ आ रही है। उनके समझ में आ गई, सब पिए बैठे हैं, इसलिए सोच रहे क्या कहना है। जी। तमाम नेताओं की बात कई कवियों ने की। मैं इन्हें बता दूं, दुनिया में सबसे ज्यादा ईमानदार नेता अगर कहीं के होते हैं तो हमारे बिहार के आदरणीय लालू प्रसाद यादव। जिस जेल का उद्घाटन किया खुद उसमें बंद हैं। सही बात, बिल्कुल सही बात। ये होती है उद्घाटन की जिम्मेदारी। सही बात तो है। आपकी ठहाके और तालियां तो अगली बात पर आएंगी। मैंने उसी दिन कहा था, यार इनसे किसी शमशान घाट का करवाते। एक कलेश तो ही खत्म हो जाता। लेकिन सचमुच बिहार का आदमी बहुत अद्भुत होता है। बार बार लोग कहते रहते हैं बिहार के लोग टॉपर होते हैं, टॉपर होते हैं, टॉपर होते हैं। वो तो होते हैं भाई, क्यों नहीं? एक व्यक्ति को पास कराने के लिए जिस तरह से हमारा पूरा खानदान छठी मंजिल पर पहुंच जाता है, टॉपर कौन होगा? वही होगा। मैं 4 लाइनें आप लोगों को सुनाता हूं। किसी भी पार्टी पक्ष का मैं व्यक्ति नहीं हूं। मैं सच बता रहा हूं आपको। ना तो मैं भाजपा का आदमी हूं, ना मैं कांग्रेस का आदमी हूं। आदमी तो खैर मैं मायावती का भी नहीं हूं। कई बार लोगों को हुलिया देखकर शक हो जाता है, तो मैं पहले से ही क्लेरिफाई करके चलता हूं कि ऐसी कोई बात नहीं है। मैं 4 लाइनें आपको सुनाऊंगा। आपको बहुत तालियां बजानी है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ताली बजा देंगे तो कविता बहुत बड़ी हो जाएगी, ताली नहीं बजाएंगे तो कविता छोटी रह जाएगी। आपकी तालियां कवियों के लिए बस वही काम करती है जो बाबा राम रहीम के लिए हनीप्रीत करती थी। इसके अलावा कोई बहुत ज्यादा योगदान नहीं है। मैं 4 लाइनें सुनाता हूं। आदरणीय डॉक्टर राज जी को बहुत बहुत मैं विशेष बधाई देता हूं कि उन्हें बहुत बड़े सम्मान से नवाजा गया है और इस सम्मान की रक्षा करना उनका दायित्व है, उनका कर्तव्य है। भविष्य में उनकी तरफ से चाहे वो साहित्य के विषय में हो या समाज के विषय में हो, हमेशा ऐसे काम होने चाहिए जो आदरणीय विष्णु सक्सेना जी के नाम को और बड़ा करे और ऊंचा करे। एक बार जोरदार तालियां आप राज साहब के लिए बजा दीजिए। मैं 4 लाइनें सुनाता हूं। स्वागत है भैया, स्वागत स्वागत। तुम तोड़ो वादा और हम निभाते रहेंगे, तुम तोड़ो वादा और हम निभाते रहेंगे, नाराजगी ऐसे भी हम जताते रहेंगे, जब तक नहीं आते हैं 15 लाख खाते में। तुमको जीता डॉक्टर साहब, जब तक नहीं आते हैं 15 लाख खाते में, तब तक तुम्हें मोदी जी हम जिताते रहे। हाय 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 हाय, कभी नहीं देगा, कभी नहीं देगा। 4 लाइनों से ज्यादा क्या काम है नहीं साहब, सच बता रहा हूँ। 4 लाइनें बिल्कुल आपने तमाम तरह के हाथ से कभी सुने, एक में बिल्कुल ही अलग तरह के सिंबल के साथ, जिसे पूरा मंच भी बहुत पसंद करता है। मैं 4 लाइनें आपको 4 लाइनें बिल्कुल अलग तरह। ख्वाबों में तेरे रंग कोई पिंक नहीं है,
और पास तेरे अपनी कोई थिंक नहीं है। राहुल को लगी ठंड तो मोदी ने ये कहा, आधार से रजाई तेरी लिंक नहीं है। आधार से रजाई तेरी लिंक नहीं है। भाई बहुत अच्छे, शाबाश, वाह वाह। भगवान मेरा साथ आप ऐसे निभाना, किस्मत के खेल में मुझे ऐसे भी जिताना। राहुल की तरह चाहे बीत जाए जवानी, लेकिन बुढ़ापे में अनूप जलोटा बनाना। लेकिन बुढ़ापे में अनूप जलोटा बनाना। वाह वाह। लेकिन बुढ़ापे में। और 4 लाइनें बस उत्तर प्रदेश में घुसते ही मुझे याद आ गई। जैसे ही मैं घुसा, अच्छा, कुछ चोर आए कईयों की चोटी चुरा गए। बाबा थे कई कितनी लंगोटी चुरा गए। जनता ने जब चुराने का मौका नहीं दिया, अखिलेश जी बंगले की टोटी चुरा। अखिलेश जी बात है। देखिए, आप सब लोग बहुत मजे ले रहे हैं, मैं देख पा रहा हूं, लेकिन कवियों की आदत खराब होती है। सब जेब में हाथ डाले बैठे हो, हाथ पहले बाहर निकालो जेब से। अपनी ही जेब काटने में क्या मजा है? जेब से हाथ बाहर निकालिए और जोरदार तालियां बजाइए। बहुत अच्छा, सबको बजानी है तालियां ऐसे। 4 लाइनें बिल्कुल मैं इससे भी घातक सुनाने वाला हूं। उत्तर प्रदेश की स्थिति कमाल है। जब उत्तर प्रदेश में पिछली सरकार थी तो कोई लड़की घर से बाहर निकले तो माँ बाप 3-4 घंटे बाद पूछ लेते थे, बेटा कब आएगी, कब लौटेगी। अब सरकार बदल गई, स्थितियां बदल गई, स्थिति बिल्कुल उल्टी हो गई। अब कोई लड़का घर से बाहर निकले, सही बात है, माँ बाप 15-20 मिनट में पूछते रहते हैं, बेटा किसी स्कूल कॉलेज के बाहर मुर्गा तो नहीं बना हुआ। ये रोमियो स्कॉट ने आके उत्तर प्रदेश में जो कमाल किया, इस जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते, जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते, कलियों के पास भंवरे को जाने नहीं देते। इतनी सी शिकायत है हमें योगी आपसे, खुद से न पटी हमको पटाने। इतनी सी शिकायत है हमें योगी आपसे, खुद से न पटी। आज एक चीज बहुत बढ़िया लगी, ताली जरूर बजा देना। जुल्फों पर आत्मनिर्भर व्यक्ति मैंने पहली बार देखा। बिल्कुल, देखिए मुक्तक लिखने के बाद ही मैंने जुल्फ बढ़ाए। 4 लाइनें और सुनना। अपने में गिरा रहा। धारा 370 की बात की मेरे प्रिय भाई गजेंद्र जी ने। मैं पहली ही लाइन आपको सुनाऊंगा और अगर आप लोगों ने पकड़ ली तो कई दिन तक आपको पहली लाइन पे मजा आता रहेगा। सीधा समझ के लाए थे उल्टा निकल गया। ये है 377। अच्छा, सीधा समझ के लाए थे उल्टा निकल गया, ताजे की थी तलाश तो बासा निकल गया, कानून का बदला खुली रिश्तों की हकीकत, चाची समझ के लाए थे चाचा निकल गया। हाय हाय, चाची समझ के लाए थे चाचा निकल गया। और 4 लाइनें बिल्कुल ही अलग, आप लोगों ने खूब सुना होगा और आपने बार बार सुना होगा। 56 इंच का सीना, 56 इंच का सीना। डॉक्टर लब सुनिएगा, हिमांशु जी बैठे हुए, बहुत कवियों के प्रिय, साहित्य के प्रिय, हमारे सबके बहुत प्रिय। 56 इंच का सीना आप लोगों ने बार बार सुना होगा। इस चेहरे पे एक रुआब नया चढ़ ही जाता है। हाँ। अच्छा, मोदी जी भी कमाल किया। आप लोग को याद है ना वो 8 नवंबर की रात? हमको हम भाइयों हम विष्णु बहनों, भैया तो भूल ही नहीं सकते। हम विष्णु जी तो भूल ही नहीं सकते उसको। क्यों, क्या हुआ था? रुड़की में कवि सम्मेलन था
8 नवंबर 16 को अग्रवाल सभा ने कराया था। अग्रवाल सभा ने कराया था। 8 बजे मोदी जी ने बंद कर दिया नोट। 9 बजे से कवि सम्मेलन था। 3000 अग्रवाल बैठा था। पूरी ताकत झोंक दी हम लोगों ने, कोई मुस्कुरा के नहीं दिया था। यहाँ पर भी 2-4 अग्रवाल होंगे हैं? प्रणाम करता हूँ सर आपको। अग्रवाल वो होते हैं जो किस्त भी किस्तों में भरे। मैं सच बता रहा हूँ भाई और बहनों, मोदी जी कमाल है साहब। मित्रों मित्रों करके देश का जो भाइयों बहनों किया, सचमुच अद्भुत है। आप लोगों ने बार सुना होगा 56 इंच का सीना, कि चेहरे पे एक रुआब नया चढ़ ही जाता है, इतिहास में मुकाम नया गढ़ ही जाता है। शादी के बाद बीवी अगर साथ ना रहे, सीने का नाप इंच इंच बढ़ ही जाता है, सीने का नाप इंच इंच। अतः पिछले दिनों परम पूज्य संत आशाराम बापू से मिलने एक दिन के लिए सलमान खान जेल में गए। वाह। उस एक दिन में दोनों के बीच में जो धार्मिक वार्तालाप हुआ, धार्मिक, बोले रफ्तार में थी दोनों की जर्नी फंसा गई, जैसी थी करनी वैसी ही भरनी फंसा गई। सलमान को देखा तो आशाराम ने कहा, तुझको यहाँ हिरन मुझे हिरनी फंसा गई, तुझको यहाँ हिरन मुझे हिरनी फंसा गई। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। मैं तो अद्भुत ही कवि हूँ जी। क्लास में अध्यापक आए, बोले कौन बेवकूफ है, खड़ा हो जा, तो वही खड़ा हो गया। सही बात। बोले तुम बेवकूफ हो। मैंने कहा नहीं सर, आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लगते। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। संस्कृत के अध्यापक आए, बोले तमसो माँ ज्योतिर्गमय, इसका हिंदी में अनुवाद करो। मैंने किया, माँ तू सो जा, मैं ज्योति के पास जा रहा। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। हिंदी के अध्यापक आए। अच्छा। बोले हाथ कंगन को आरसी क्या इसका मतलब बताओ। मैंने कहा जो महिलाएं हाथ में कंगन पहन के गाड़ी चलाती हैं, पुलिस वाले उनकी आरसी चेक नहीं करते। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। हिंदी के अध्यापक ने अगला प्रश्न किया, बोले राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कौन सा अलंकार है। मैंने कहा जी असंभव अलंकार है। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। अध्यापक ने अगला प्रश्न कर दिया, बोले मोदी जी नासा गए थे, वैज्ञानिकों ने 2 मिसाइलें दे दी। वैज्ञानिकों ने कहा मोदी जी ने पूछा, वैज्ञानिकों ने कहा मोदी जी मिसाइलें आपके लिए। वैज्ञानिकों ने पूछा इन मिसाइलों को मैं क्या करूंगा। वैज्ञानिक बोले सर आपको तो आदत है, फेंक देना। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। हिंदी के अध्यापक ने एक और प्रश्न कर दिया, बोले लड़की में बड़ी की मात्रा आएगी कि छोटी की। मैंने कहा जी पहले लड़की दिखाओ। वाह। लड़की बड़ी हुई तो बड़ी की, छोटी हुई तो भी बड़ी की। अपन को तो लड़की देखने से मतलब। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। सामान्य ज्ञान के अध्यापक ने प्रश्न कर दिया, बोले भारत में सबसे तेजी से फैलने वाली पार्टी कौन सी है। मैंने कहा जी किटी पार्टी। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। गणित के अध्यापक ने प्रश्न कर दिया, बोले मैंने तुम्हारे पिताजी को 2000 रुपए 6% ब्याज पर 10 दिन के लिए दिए, तो 10 दिन बाद कितना लौटाएंगे। मैंने कहा जी वो नहीं लौटाएंगे। बोले क्यों, तुम्हारे पिताजी गणित नहीं जानते। मैंने कहा जी आप मेरे पिताजी को नहीं जानते। सही बात। चीनी को जमा करके फिर से चाय पिला दूं। चाय वाले भैया कहीं कहीं कवियों को 2 बार पिलाई जाती है, एक बार तो आप पिला चुके हैं। तुम गए थे बाहर, हम लोग तीसरी बार भी पी। हम तब दूध पी रहे थे। अच्छा बताओ। हाँ सच बता रहे हैं। चाय पी लीजिए जी, बिल्कुल बहुत जरूरी है। मैं सच बता रहा हूँ आपको, चाय पीना बहुत जरूरी है। मैं तो एक बार एक चाय वाले के पास गया तो पुलिस वाला आ गया, बोला भाई चाय वाले 1 कप देशभक्ति चाय पिला। तो चाय वाले ने फटाफट स्टोव जलाया, चाय गरम किया, पुलिस को दिया, पुलिस ने चाय पिया, बिना पैसे दिए चला गया। मैं साइड में खड़ा था, मैंने कहा 1 कप देशभक्ति चाय मुझे भी पिला। बोला आम लोगों को नहीं मिलती।
मैंने कहा क्यों, हम लोग देशभक्त नहीं होते क्या? बोला जी होते तो है, लेकिन देशभक्ति चाहे सिर्फ पुलिस वालों को मिलती है। मैंने कहा रुपए तू 5 की जगह 10 रख ले। बोला भाई साहब टाइम खराब करो, आपको मिलेगी नहीं, जाओ। मैंने कहा ठीक है मत पिलाओ, लेकिन ये बताओ तुम्हें देशभक्ति चाय बनाते कैसे हो? बोला जी मेरे यहाँ सुबह सुबह हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब चाय पीने आते हैं, उनकी थोड़ी थोड़ी चाय बच जाती है, मैं उसे एक कप में इकट्ठी करता हूँ और वंदे मातरम बोल के पुलिस वाले को पिला देता हूँ। अरे राम राम राम, बड़ा मलिच्छ था। जो लोग चाय पी रहे हैं देशभक्ति नहीं, देशभक्ति चाय है साहब। चुप रहो यार। सच बता रहा हूँ, जमाना बदल गया साहब। सुबह सुबह कोई आदमी, सच बता रहा हूँ, पत्नी की लात खा के घर से बाहर निकले तो बाहर आकर बताता है लेग पीस खाकर आया। लेग पीस खाकर आया, ये नया है। और मैं सच बता रहा हूँ, आप देखो आमिर खान की पत्नी हिंदू, शाहरुख खान की पत्नी हिंदू, सैफ अली की 2 पत्नी हिंदू, नसरुद्दीन शाह की पत्नी हिंदू, फिर ये कहते हैं हिंदुस्तान में डर लगता है। सही बात तो यह है कि इन्हें हिंदुस्तान में नहीं, इन्हें पत्नियों से डर लगता है। सही बात। जिस दिन चाहेगी पूरा हिंदुस्तान दिखा देगी। सही बात। मैं 4 लाइनें आपको सुना रहा था कि चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। मैं तो सच बता रहा हूँ, अद्भुत ही कवि हूं मैं तो। कमाल हो गया। अध्यापक ने पूछ लिया मुझसे, अध्यापक ने कहा रामनवमी क्यों मनाई जाती है? मैंने कहा क्योंकि आज के दिन भगवान राम 8वीं पास करके 9वीं में गए थे। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। विज्ञान के अध्यापक आ गए। अच्छा। बोले बच्चे का पैदा होना सोशियोलॉजी का टॉपिक है कि बायोलॉजी का? मैंने कहा जी बच्चे का चेहरा मोहरा माता पिता पे गया हो तो बायोलॉजी का। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं, हीरा दे मुझको उसका भी मैं पन्ना बना दूं। टोपी वो बेचता हुआ बोला कि बाबूजी ला 20 रुपए दे मैं तुझको अन्ना बना दूं। और 4 लाइनें मैं आपको ऐसी सुनाता हूं कि आप लोगों को मजा ही आ जाएगा। पिछले दिनों बाबा जी ने हमें तरह तरह का अनुलोम विलोम सिखाए, एक आसन नहीं सिखाया। आपको लगे कवि ने बाबा जी से बिल्कुल सही योगासन की डिमांड की है। वो पिछले दिनों बाबा जी ने पतंजलि का नूडल लॉन्च कर दिया। तो मैंने पूछा बाबा ये पतंजलि का नूडल कैसे खाएंगे? बोले बेटा एक नाक बंद करेंगे। हाँ ये लोग भुगते हुए लोग बैठे इसीलिए हंस रहे हैं। लेकिन बाबा जी ने हमें एक आसन नहीं सिखाया। आया तो है बसंत मगर चाय पिला दो। मैं सच बता रहा हूं, मैंने पिछले 4.25 साल से चाय वाले के खिलाफ कुछ नहीं कहा, कहना भी नहीं। जिसने कहा था वो किसी को कुछ कहने लायक नहीं बचा इसलिए हमने कुछ नहीं कहा। चाय पीजिए। मैं 4 लाइनें आपको सुनाता हूं, बहुत बेहतरीन है। जी 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 कोई बात नहीं, मैं तो सुना ही लूंगा। मैं तो देखो 4 लाइनें ऐसी सुना देता हूँ। चाय तो आप लोग पी रहे हैं। बाबा जी ने हमें एक आसन नहीं सिखाया। आया तो है बसंत मगर खार पहन कर, हम जीत मनाते हैं मगर हार पहन कर। बाबा जी हमें योग कोई ऐसा सिखा दो, आफत पड़े तो भाग ले सलवार पहन कर। आफत पड़े तो भाग ले सलवार पहन कर। और पिछले दिनों बिहार में सरकार टूट गई तो लोगों ने कहा कि अमित शाह ने तोड़वा दिया। अच्छा मुझे यहाँ पर आकर पता चला यहाँ भी 2-4 बिहार के लोग हैं सर। बिहार का आदमी हर जगह पहुंच जाता है। बार बार विष्णु जी छेड़ते रहते हैं, बार बार सर्वेश जी छेड़ते रहते हैं मुझे, यार ये सारे बिहारी दिल्ली एनसीआर क्यों आ जाते हो? मैंने हमेशा एक ही बात कहता हूं कि देखो इसमें बिहारियों की कोई गलती नहीं है, सारा का सारा कसूर बाकी देश के लोगों का। ये लोग बड़े बड़े पांडाल लगाते हैं, कीर्तन मंडली बुलवाते हैं, फिर भजन करवाते हैं। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। अब कलयुग में वो बिहारी तो आ नहीं सकते, हमें ट्रेनों में ठुस ठुस कर आना पड़ता है। हाय रे हाय रे हाय रे। मैं तो इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे गया, मैंने पूछा ये टीवी कितने का दे रहे हो? बोला हम बिहारियों को टीवी नहीं देते। मैंने कहा तुझे कैसे पता लगा? बोला निकल यहाँ से। अगले दिन मैं सूट बूट है कितनी मूछे, मैंने कहा टीवी कितने का दे रहे हो? बोला तुझे कल भी मना किया था, हम बिहारियों को टीवी नहीं देते। अगले दिन मैं बुर्का ओढ़ के चला गया। मैंने कहा भैया ये टीवी कितने का दे रहे हो? बोला भाई साहब आपको 2 दिन से मना कर रहा हूं।
अरे हम बिहारियों को टीवी नहीं देते। मैंने कहा मत दे, लेकिन ये बता तुझे कैसे पता लगता मैं बिहारी हूँ? तो उसने जो बात बताई आप लोगों तक पहुंच जाए तो जो लोग हाथ में चाय पकड़े बैठे उनको छोड़कर बाकी सब लोग जोरदार तालियां बजाना। मैंने कहा मत दे, लेकिन ये बता तुझे पता कैसे लगता है मैं बिहारी हूँ? बोला बेटा जिसे तू टीवी कह रहा है वो माइक्रोवेव है। ये जो सही बात, माइक्रोवेव को टीवी बताने का कॉन्फिडेंस बिहार लेके आया, बहुत नया है, बहुत बढ़िया है। वाह वाह, सच बता रहा हूँ आपको। पिछले दिनों बिहार में सरकार टूट गई, लोगों ने कहा अमित शाह ने तुड़वा दिया, लोगों ने कहा नरेंद्र मोदी ने तुड़वा दिया, लोगों ने कही कि यह सरकार नीतीश कुमार ने खुद ही तोड़ लिया। लेकिन ये सरकार टूटी क्यों? कि उल्टे तवे पे रोटियां सिकती नहीं ज्यादा, घटिया हो क्वालिटी तो वो बिकती नहीं ज्यादा। एक सीख राजनीति दे गई बिहार की, दारू के बिना दोस्ती टिकती नहीं ज्यादा। बहुत अच्छे, दारू के भी और करवा लो शराबबंदी। वाह वाह वाह। और बिल्कुल ही 4 लाइनें बिल्कुल ही अलग तरह की। नोटबंदी की मैं बात कर रहा था। नोटबंदी भी कमाल की चीज थी साहब, आप लोग को याद होगा। वो 8 बजे मोदी जी आए थे। अच्छा ये हमेशा 8 बजे ही आते इसलिए पीएम कहा जाता है। 8 PM दिन में आते तो AM कहते। सही बात, 8 PM 8 बजे आए। भाई और बहनों आज रात 12 बजे के बाद 1000 और 500 के पुराने नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। इतना सुनना ही था कि पति नाम का आदमी बड़ा खुश, उसे आज भी उम्मीद है मोदी जी किस दिन रात को 8 बजे आएंगे। मित्रों आज रात 12 बजे के बाद लंबा क्या आपकी पुरानी शादियां लीगल टेंडर नहीं रहेगी। ओहो कितना खुश हो रहे हैं डॉक्टर साहब? आप तो उतना मत खुश हो। वो नरेंद्र मोदी हैं, 1000 रुपए का लेके 2000 का वापस किया था। 40 साल की जमा करवाने जाओ, 80 साल की जमा देंगे। वो तुम्हारे लिए ताली बजा रहे हैं। सच बता रहा हूँ। वाह डॉक्टर साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहा डॉक्टर साहब ने? हो गया। हाँ हाँ नहीं देखियो, डॉक्टरों से तो वैसे ही बच के रहना चाहिए साहब। आपसे भगवान कभी नाराज होते हैं तो डॉक्टर के पास भेज देते हैं, डॉक्टर नाराज हो तो सीधा भगवान के पास भेज सकता है, इसलिए डॉक्टर से बच के रहना चाहिए। ठीक बात है। मैं 4 लाइनें सुनाता हूँ आपको, स्वागत, आनंद लेना। बिल्कुल ही आपके मतलब कि किस्मत की लाठी। अच्छा वो नोटबंदी की मैं सुना रहा था साहब, कमाल की चीज है। नोटबंदी पे आप लोगों ने लंबी लंबी लाइनें देखी होंगी, बैंकों का करप्शन देखा होगा, भीड़ में मरते हुए लोग देखे होंगे। एकमात्र व्यक्ति ने नोटबंदी पे हास्य देखा, और आपको लगे कि सचमुच नोटबंदी में यही हास्य हुआ था, तो फिर आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। स्वागत। नोटबंदी का हास्य कि किस्मत की लकीरों को खुद ही चूम लीजिए। नोटबंदी देखिए सब क्या कमाल हुआ था, अद्भुत ही हुआ था। बीच में किसी का पीछे फोन बज गया, इतनी रात को फोन बजना नहीं चाहिए, कभी को इधर उधर घुमा देते हैं। लेकिन 4 लाइनें नोटबंदी पे आप लोगों को बहुत ही मजा आएगा कि सरकार से जो खाई है वो चोट बदलते, दिल में जो छुपी है वही एक खोट बदलते। मुद्दत के बाद बैंक की लाइन में मिली वो, यही हुआ था। मुद्दत के बाद बैंक की लाइन में मिली वो, अब इश्क लड़ाते कि यार नोट बदलते, अब इश्क लड़ाते कि यार नोट बदलते। दुनिया की मीडिया में जो हर जाई हो गई, क्या कांग्रेस थी जो भाजपाई हो गई। नोटों पे चिपके गांधी यही सोच रहे थे,
ऐसी भी क्या सोनम से बेवफाई हो गई, ऐसी भी क्या किस्मत की लकीरों को खुद ही चूम लीजिए और साथ अपने पूरा ही हुजूम लीजिए। पेट्रोल और शराब की कीमत समान है, अब घूम लीजिए या आप झूम लीजिए। और 4 लाइनें मैं अंतिम सुनाकर अपना स्थान लेता हूं। स्वागत। और उससे पहले 4 लाइनें आदरणीय सर्वेश जी जो हमारे कवि सम्मेलन का संचालन कर रहे हैं, बहुत सीधे सहज लगते हैं लेकिन साहित्य में बहुत बड़ा नाम है, साहित्य की बहुत बड़ी सेवा करते हैं और सबसे बड़ी बात बच्चों के लिए काम करते हैं। छोटे छोटे बच्चों के लिए खिलौना बैंक चलाते हैं और बच्चों के लिए बड़ा काम करते हैं और बहुत बड़े साहित्यकार हैं। व्यंग्य इनकी मूल विधा है, इसलिए मैं 4 लाइनें व्यंग्य की ये पहली बार सुनेंगे। आदरणीय मैं आपको स्वागत समर्पित करता हूं। ये हाथों में झाड़ू कांधे पे गमछा लिए हुए, चेहरे पे एक और ही चेहरा लिए हुए, नेताजी अभी आएंगे सफाई करेंगे, स्वागत में हम भी हैं खड़े कचरा लिए हुए। बहुत अच्छा, स्वागत में अच्छा व्यंग्य, अच्छा व्यंग्य, वाह वाह वाह। और 4 लाइनें आप लोगों ने बार बार देखा होगा कि कश्मीर में हमारे सैनिकों के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता है। आपने देखा होगा बार बार उनके ऊपर हाथ उठाए जाते हैं, उनको गालियां दी जाती है, वो लोग खामोश रहते हैं। पानी नहीं होगा, देखो कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है। अरे हम दिल्ली से आए हैं, समझ नहीं रहे हो, खांसेंगे नहीं तो क्या करेंगे। सही बात, इतनी देर नहीं खांसे तो शक होने लगा। नहीं, हमको लगता है ठीक से नहीं खांसे तो हमारा वोटर आईडी रद्द न कर दे। आप लोग समझदार लोग हैं, समझ ही गए होंगे। दुनिया भर में मुख्यमंत्री इसलिए बनाए जाते हैं ताकि वो समस्या का समाधान करें। हम दिल्ली वाले, हमने समस्या को ही मुख्यमंत्री बना रखा है, हमारा दूर दूर तक कोई मुकाबला नहीं है। आप लोगों ने बार बार देखा होगा कि किस तरह से कश्मीर में हमारे सैनिकों के साथ में दुर्व्यवहार किया जाता है। बार बार आपने देखा होगा पत्थरबाजी होती है, उन्हें गाली दी जाती है, तमाम तरह की चीजें। इतनी सरकारें आई गई लेकिन किसी भी सरकार ने आज तक कश्मीर समस्या का कोई स्थायी हल नहीं निकाला। उत्तर प्रदेश की जमीन से एक हल निकालता हूं, 4 लाइनें अंतिम अपने काव्य पाठ की पढ़ता हूं और आपको लगे कि कश्मीर के आतंकवाद की समस्या का समाधान इससे बड़ा और कुछ हो नहीं सकता। तो जितने भी यहाँ पर श्रोता हैं सबका आशीर्वाद चाहूंगा कि आध्यात्म और शौर्य एक साथ बिठा दो, आध्यात्म और शौर्य एक साथ बिठा दो, वो डाल डाल है तो पात पात बिठा दो, 2 दिन में ही आतंक मांग जाएगा पानी, कश्मीर की कुर्सी पे योगी नाथ बिठा दो, कश्मीर की कुर्सी पे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। खांसने के बावजूद शंभू ने अच्छा कार्य पाठ किया, जोरदार तालियां। जो लोग जा रहे हैं, मैं ये कहना चाहता था कि अब सिर्फ एक व्यक्ति कविता पढ़ने के लिए बचा है, जिसके लिए सारी महफिल सजाई गई। तात जनक तनिया यह सोई, धनुष यज्ञ जेहि कारण हुई। तो हमारे राजीव राज, मैं जरा सा बताना चाहता हूं उनके बारे में। अद्भुत गीतकार हैं, आप अभी सुनेंगे ही। जब चयन प्रक्रिया थी तो बड़ी, हमारा जो जजमेंट का जो ग्रुप था वो बहुत ज्यादा दिक्कतों में था। 2 लोग ऐसे थे, नाम दूसरे का नहीं लिया जाएगा, 2 लोग ऐसे थे जो बिल्कुल कांटे की टक्कर में थे। फिर हमारी चयन समिति बड़े पशोपेश में कि आखिर दोनों लगभग हैं, तो फिर एक बड़े गीतकार की, देश के बड़े गीतकार की मदद ली गई और उस चयन समिति ने
राजीव राज का नाम फाइनल किया, क्योंकि इनके गीत श्रेष्ठता में बहुत ऊपर निकल गए थे। एक बार हम तालियां बजाकर उनका अभिनंदन करें राजीव राज का। इटावा की जमीन है, बहुत अद्भुत उर्वरा जमीन है। इटावा में पद्म भूषण गोपाल दास नीरज, जिनकी स्मृति में ये समारोह है, वो भी इटावा के हैं। तो अगर नीरज इटावा से निकलते हैं और अगर राजीव राज को उनकी स्मृति का पहला पुरस्कार मिलता है, तो इटावा के लिए भी गौरव की बात है, गीत के लिए भी गौरव की बात है, राजीव राज के लिए भी गौरव की बात है। उनके पिताजी यहाँ सामने बैठे हैं, मैं चाहूंगा कि उनके लिए एक ताली जरूर बजे। आप अभिवादन करिए भाई साहब जरा सा जनता का, क्योंकि आप वो माली हैं जिसने इस पुष्प को वो सुगंध बख्शी है जो इस समय पूरे भारत में अपने गीतों से धूम मचाए हुए हैं। मैं उनके संबंध में कुछ नहीं कहना चाहता, उनके बारे में सब कुछ बोला जा चुका है। बस मैं यही कहूंगा कि वो आपके आज के सम्मानित कवि हैं, सम्मानित गीतकार हैं, इसलिए उनको सुनने के समय आप लोग कृपया उठकर मत जाएं, कोई चहल पहल उस तरह की मत मचाएं जिससे गीतकार का मन थोड़ा खिन्न हो, क्योंकि हास्य व्यंग के समय आप कुछ भी कर ले वो संभाल लेता है चीजों को। संचालन के समय आप कुछ भी करते हैं, संचालक संभाल लेता है, लेकिन जब गीतकार जो कि नाजुक होता है वो जब कविता पढ़े तो आप लोग प्लीज यहाँ से उठिएगा मत बीच में और उसको सम्मान पूर्वक सुनिएगा। आज के हमारे सम्मानित गीतकार जिनको डॉक्टर विष्णु सक्सेना 3 अवार्ड मिला है, यानी ये टॉप 3 में हो चुके हैं। आइए जोरदार तालियां बजाएं, प्रिय राजीव राज को हम आमंत्रित करें। माँ वीणा पाणी को नमन करता हूँ। नितिन जी आप सिकंदराराव की इस पावन माटी को और उसके कण कण को नमन करता हूँ, जिसकी महक यहाँ से निकल के हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाद आज पूरी दुनिया में गीतों के रूप में फैली है। भावुक होने का पल है, बिल्कुल है। मैं 10th में था या शायद 11th में, ठीक से याद नहीं है, जब पहली बार मैं इटावा के अखिल भारतीय कवि सम्मेलन को सुनने गया। और जाता तो पिताजी के साथ छोटे से था, लेकिन उस बार पहली बार मैंने श्रद्धेय डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी को सुना। बचपन की बात अलग होती है, लेकिन तब 10th 11th का बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है और उस समय की जो स्मृतियां हैं वो मिटती नहीं आसानी से। बिल्कुल सच बात है। और हमने अपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन वाले दिनों में जिनकी पंक्तियों के को गुनगुना के अपने वो खूबसूरत दिन बिताए हैं, जिन्हें लोग हमेशा याद करना चाहते हैं, वो कोई और नहीं श्रद्धेय डॉक्टर सक्सेना जी। क्या बात है भाई, वाह। और तब मैंने कभी नहीं सोचा था, मेरी कल्पना में भी नहीं था कि कोई ऐसा पल आएगा कि मैं उन्हीं के घर, उन्हीं के शहर में आकर उन्हीं का आशीर्वाद कुछ इस तरह से पाऊंगा कि इसका ऋण चुकाने की हैसियत मेरी तो नहीं है, कम से कम उससे ज्यादा बड़ा श्री भी मैं समझता हूँ वो शासन का अपना काम है, सरकार का अपना काम है, लेकिन आप जिसको अपना आदर्श मान के चलते हैं, अगर वो कोई अपना सम्मान इस तरह से दे दे, क्या कहना है, तो उस एकलव्य को और क्या चाहिए। वाह वाह वाह, क्या बात भाई, वाह वाह। मना स्थिति बनाता हूँ, कोशिश करता हूँ, गीत पढ़ता हूँ। स्वागत। संवेदना की पंक्तियां कुछ रखता हूँ ताकि एक माहौल बने कि बीमार बेइलाज ही लाचार मर गई, बीमार बेइलाज ही लाचार मर गई, औलाद बेहया थी हदें पार कर गई, औलाद बेहया थी हदें पार कर गई। और माँ की चिता जला के बड़े भाई ने कहा, माँ की चिता जला के बड़े भाई ने कहा, अम्मा जो चैन पहने हैं छोटे किधर गई। हाय 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 हाय, अम्मा जो चैन पहने हैं छोटे किधर गई। रिश्तों में प्यार और वफा दूर तक नहीं, रिश्तों में एक ये परिवार है। रुचि जी कह रही थी कि क्या संस्कार दिए हैं,
मैं देख रहा हूँ पूरा परिवार जिस तरह से श्रद्धेय डॉक्टर साहब का परिवार है, बड़े भैया और वर्तमान समय बड़े भैया से लेके सबको जिनको मैंने देखा यहाँ पर, कौन नहीं चाहेगा कि उसका घर परिवार ऐसा ही हो। तो एक नजीर आप लोगों के सामने है बिल्कुल कि रिश्तों में प्यार और वफा दूर तक नहीं है, हर तरफ गुबार जहां तक नजर गई। और ये एक शेर बतौर खास आपको देता हूं कि असली गुनाहगार तो बच्चों की भूख थी। असली गुनाहगार तो बच्चों की भूख, असली गुनाहगार तो बच्चों की भूख थी, धनिया का क्या कसूर जो ठाकुर के घर में। वाह 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 वाह, धनिया का क्या कसूर जो ठाकुर के घर में। बहुत अच्छा राजीव, वाह 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 वाह। 4 पंक्तियां और इसी जमीन से लेता हूं कि जनवादी कविता। सिसकियां अब कौन सुनता है हवा के शोर में। सिसकियां कौन, सिसकियां वर्तमान जो दौर आ गया, सिसकियां अब कौन सुनता है हवा के शोर में। जम चुका है गरम पानी भी नयन की कोर में, और आज 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 उसका लाडला भी चैन से सो जाएगा, बांध लाई है चने वो ओढ़नी के छोर में। वाह वाह वाह, बांध लाई है चने वो ओढ़नी के छोर में। संवेदना की बात करता हूं, गीत की अपनी अभिव्यक्ति है, और जिस सरजमीन पर खड़ा हूं वहां से तो गीत का पूरा विश्वविद्यालय चलता है। भूमिका में 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। स्वागत है राजीव। दीप चाहत की समाधि पे जलाने आया, दीप चाहत की समाधि पे जलाने आया, दर्द के गांव में रोतों को हंसाने आया। दीप चाहत की समाधि पे जलाने आया, दर्द के गांव में रोतों को हंसाने आया। इससे पहले कि मेरी सांस की वीणा टूटे, इससे पहले कि मेरी सांस की वीणा टूटे, जिंदगी आ तुझे मैं गीत बनाने आया, जिंदगी आ तुझे मैं गीत बनाने आया। व्यंजना की धरा पे व्योम व्याकरण होगा, व्यंजना की धरा पे व्योम व्याकरण होगा, शब्द की रूह तक पे सत्यावरण होगा, शब्द की रूह तक पे सत्य आवरण होगा। वेदना देव की है आज मन की कारा में, वेदना 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 देव की है आज मन की कारा में। आज फिर गीत कन्हैया का अवतरण होगा, आज फिर गीत कन्हैया का अवतरण होगा, आज फिर गीत कन्हैया का अवतरण होगा। तो सिर्फ एक फूल के मानिंद जिंदगानी है, सिर्फ एक फूल के मानिंद जिंदगानी है, 4-6 रोज से ज्यादा नहीं कहानी है। सिर्फ एक फूल के मानिंद जिंदगानी है, 4-6 रोज से ज्यादा नहीं कहानी है। गीत मकरंद है महकेंगे हमेशा यारो, गीत मकरंद है महकेंगे हमेशा यारो। सांस की पंखुरी तो सूख के झर जानी है, सांस की पंखुरी तो सूख के झर जानी है, सांस की पंखुरी। और शंभू भाई ने मेरे विषय में कहा कि ये जो सम्मान मुझे दिया गया है इससे मेरी जिम्मेदारी बढ़ती है। शंभू भाई, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि जब भी कोई ऐसा सम्मान मेरे हिस्से में आता है तो मैं जिसको अपने सामने देखना चाहता हूं वो मेरे श्रद्धेय पिताजी होते हैं। और उसके पीछे एक कारण ये है
कि जब तक बेटा अपने पिता को अपने सामने देखता है तब तक उसे बड़े होने का एहसास नहीं होता। मैं कभी बड़ा नहीं होना चाहता, इसलिए। बहुत सुंदर भाई, वाह वाह वाह, किस बात का हम तुम्हें वाह वाह, जोरदार तालियां, बहुत बड़ी बात कही, वाह वाह। जब तक पिताजी सामने हैं कोई भी दम्भ, कोई भी अहंकार, अब तुम हट जाओ यहाँ से, बिल्कुल मत, कभी हावी नहीं हो सकता। और मैं चाहता हूं कि इस सम्मान की जो जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आई है, आखिरी सांस तक मैं इसको सार्थक करने का प्रयास जारी रखूं। अवश्य, स्वागत। कुछ पंक्तियां और देता हूं। जो साधना से हीन है संगीत नहीं है। जो साधना से हीन है संगीत, जो साधना से हीन है संगीत नहीं है। सद्भावना विहीन है तो मीत नहीं है। सद्भावना विहीन है तो मीत नहीं है। आंसू न जिसका शब्द शब्द चूमने लगे, आंसू न जिसका शब्द शब्द चूमने लगे। शब्दों की व्यवस्था है मगर गीत नहीं है। शब्दों की व्यवस्था है मगर गीत नहीं है। शब्दों की व्यवस्था है मगर गीत नहीं है। तो पीड़ा धरा की देख न पाया विकल हुआ। पीड़ा धरा की देख न पाया विकल हुआ। रोया तो बही यमुना गंगा में जल हुआ। दुनिया में हिमालय से बड़ा कौन हो सका। पाषाण हो के भी जो सृष्टि हित तरल हुआ। पाषाण हो के भी जो सृष्टि हित तरल हुआ। पाषाण हो के जीवन की डायरी पे दस्तखत बना गई। जीवन की डायरी पे दस्तखत बना गई। जीवन की डायरी पे दस्तखत बना गई। तकदीर मुझे बिन पते का खत बना गई। तकदीर मुझे बिन पते का खत बना गई। यों तो हमें भी याद उसूलों के पाठ थे। यों तो हमें भी याद उसूलों के पाठ थे। लाचार तो रोटी की जरूरत बना गई। लाचार तो रोटी की जरूरत बना गई। लाचार तो रोटी की जरूरत बना गई। ये आपके मन को टटोलने के लिए, और सही बात यह है कि जो भावुकता हम पर हावी हुई थी उसको तोड़ने की कोशिश थी। मैं गीत पढ़ देता हूँ। स्वागत है। आप सब लोगों ने हौसला दिया, आज के इस पल को जीवन में कभी भुला नहीं पाऊंगा। मैं एक गीत आपके सामने रख देता हूं। जो आदेश है मैं उस गीत को पढ़ता हूं, लेकिन सही बात यह है कि मैंने उस दिन भी ये बात कही थी दादा से। इस कार्यक्रम की शुरुआत में सारांश भाई ने ट्रस्ट का जो लेखा जोखा है और क्या काम है वो आप सब लोगों के सामने बताया। उसमें से एक महत्वपूर्ण काम ये भी था कि मासिक प्रतियोगिता करते हैं और जिसके फलस्वरूप सतीश भाई आज यहाँ हैं। मैं जिस वर्ष ये शुरू किया उस वर्ष मेरे पास व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया, भैया थोड़ी सी हलचल रोक दो, चाय वाला है ना वो मानेगा नहीं। तो एक मैसेज मेरे पास आया कि इस तरह से एक विषय दिया गया था और उस पर गीत की रचना करनी है। दादा का व्हाट्सएप मैसेज था तो मैंने देखा, तो मैंने उत्सुकतावश उनको वापस मैसेज किया और उसमें लिखा कि इसमें कोई आयु की सीमा है क्या। तो उन्होंने कहा नहीं, भाग्य आजमाओ। अच्छा, इतना ही लिखा था। तो मैंने फिर उस पर गीत लिखा और गीत लिखने के बाद मैंने दादा को वो वापस सेंड किया। उन्होंने कहा उसमें मेल पर उस पर डाल दो प्रतियोगिता में। मैंने उसमें भी डाल दिया। दिवाली से कुछ दिन पहले की बात है, दादा का फोन आया पहली बार मेरे मोबाइल पर। पहली बार मैं वो दिन भूल नहीं सकता। मुझे लगा कि मैं इस फोन को उठाऊं, क्या करूं, ये जिसका नाम लिखा है वही नंबर है ये।
मैंने कांपते हाथों से उठा के हेलो किया तो बोले विष्णु सक्सेना बोल रहा हूँ राजीव। मैंने कहा जी दादा। मुझसे इसके अलावा मैं इतना खुश, मैंने कहा अरे दादा का फोन आ गया। आप सोचिए जिसको आप कभी सामने मंच पर देखते रहे हो, जिनके गीत सुन के आप बड़े हुए हो, जिनके गीत गुनगुनाते रहे हो और उनका फोन आ जाए तो लगता है ये सपना है जी। और उन्होंने कहा कि राजीव मैंने तुम्हें आज एक खास वजह से फोन किया है और तुमने मुझे धर्म संकट में डाल दिया और तो मुझे लगा पता नहीं क्या गड़बड़ कर दी मैंने जी दादा बताएं कि तुमने गीत जो भेजा है। तो मैंने कहा जी गीत तुमने बहुत अच्छा लिखा और मेरा धर्म संकट ये है, दरअसल मैंने ये जब प्रतियोगिता शुरू की थी तो मैंने सोचा था कुछ नवोदित रचनाकार सामने आए और तुम तो अब स्थापित हो रहे हो। तो मैं समझ गया, मैंने कहा अच्छा दादा वो तो बोले नहीं लेकिन तुमने भेजा है तो मेरा धर्म संकट ये है कि मैं उस गीत को जो हमारी चयन समिति ने उसमें निर्णय लिया है उसमें तुम्हारा गीत फाइट में है, मतलब मैं ये कह सकता हूं। तो मैंने कहा दादा आप धर्म संकट से मुक्त हो जाइए, मैं अपना नाम वापस लेता हूं। वो तो मैंने यूं ही भेज दिया और मैं भी चाहता हूं कि हमारे छोटे भाई जिन्हें कोई उपयुक्त मंच नहीं मिला है वो आप जिस मंतव्य से, जिस अच्छे पावन उद्देश्य से इस काम को करना चाहते हैं वो उद्देश्य पूरा हो और वही लोग आगे आए। और मैंने कहा कि लेकिन एक शर्त पर मैं अपना नाम वापस लूंगा। दादा ने कहा क्या? मैंने कहा दादा शर्त ये है कि आप मुझे हर प्रतियोगिता का मैसेज भेजते रहिएगा कि इस बार कौन सा विषय है और मैं हर बार गीत लिखूंगा और मैं कोशिश ये करूंगा कि हर बार आप धर्म संकट में फंसो और हर बार आप मुझे फोन करो और मैं हर बार वापस लूंगा। वाह वाह वाह। और ऐसा हुआ भी, चक्र उठवाई दिया भीष्म ने। मैंने उस पूरे वर्ष गीत लिखे और फिर मैं प्रतियोगिता से मैंने उसमें भेजना बंद कर दिया। फिर मैं दादा के व्हाट्सएप पर, तो पिछले बार जब एक ऐसा विषय आया, पंक्ति दादा की दी हुई थी और उस पंक्ति पर मैंने गीत एक मुखड़ा पूरा किया। गीत तो क्योंकि अब फिर मैं उसमें भेजना बंद कर दिया। मुझे संयोग से गाजियाबाद जाना था तो दादा के घर मैंने कहा कि दादा मेरे समय है, आपके दर्शन होंगे। बोले आ जाओ। और मैंने वहां पर जाके कहा कि दादा इस बार भी मैंने आपके मुखड़े पर मतलब आपकी दी हुई पंक्ति पर गीत लिखने की कोशिश की है। तो उन्होंने कहा सुनाओ और मैंने वो मुखड़ा सुनाया तो दादा ने मुझे गले से लगा लिया। स्वागत है वो मुखड़े का स्वागत। और गले से लगाया और उसके बाद बोले कि आगे। मैंने कहा अभी तो बस मुझे करना थोड़ा ही था, पंक्ति आपकी थी, तरन्नुम भी उस पर आप ही की आ रही है, फॉर्मेट पूरा आपका आ रहा है तो उसमें मेरा कुछ है ही नहीं। बोले नहीं इसको पूरा करो। तो अभी 2 दिसंबर को जब मैं यहाँ आपके सिकंदरा राव में आया तो मुझे लालच ये हुआ कि वो मैंने गीत पूरा कर लिया और कहीं भेजना नहीं था, कहीं पढ़ना इसलिए भी नहीं है क्योंकि वो बिल्कुल उन्हीं के पैटर्न पर है। आमतौर पर ऐसा करने से लोग रोकते हैं और होना भी नहीं चाहिए। जब शुरू करें तो दादा का ही ध्यान आएगा। स्वागत। दादा ने कहा हाँ सुनाओ और मैंने वो गीत सुनाया। आप सब लोगों ने स्नेह दिया। स्वागत। उनके आदेश पर दोबारा मैं इस गीत को यहां पढ़ा। पंक्ति थी जो लौटना है तुमको तो जाओ लौट जाओ। मैं इस पर मैंने जो मुखड़ा कहा वो आपके सामने है। प्रारब्ध है हमारा अच्छा वही है। भटकेंगे निर्जनों में। हाय हाय। प्रारब्ध है हमारा भटकेंगे निर्जनों में। 14 बरस रहेंगे गृह त्याग कर वनों में। मिथिलेश के महल की उपवन की तुम कली हो। वाह 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 वाह। लाड़ों से तुम पली हो, भूपर्ण तुम चली हो। मेरे लिए प्रियेयो तुम कष्ट क्यों उठाओ। मेरे लिए प्रियेयो तुम कष्ट क्यों उठाओ।
जो लौटना है तुमको तो जाओ लौट जाओ, जो लौटना है तुमको तो जाओ लौट जाओ। मुझे भी यही लगा। मैंने इस गीत में एक प्रयोग किया। हिंदी साहित्य में मुझे इस तरह के गीत पढ़ने को नहीं मिले। मैंने इसको संवाद शैली में लिखा, क्योंकि राम ने कह दिया कि तुम्हें लौटना है तो लौट जाओ, लेकिन वास्तविकता यह है कि सीता जी नहीं लौटी, तो उन्होंने कुछ तो कहा होगा। यह गीत संवाद शैली में आगे बढ़ता है। सीता जी का सब जवाब सुने। उन्होंने क्या कहा? केवल इसी जन्म का संबंध है न तुमसे, तन के निमित्त ही तो अनुबंध है न तुमसे। सुख दुख मिलेंगे जो भी बांटेंगे साथ मिलकर, वनवास की अंधेरी काटेंगे रात मिलकर। जीवन का रथ न केवल एक चक्र पर चलाओ। पति पत्नी जीवन के रथ के दो पहिए, तो फिर अकेले क्यों? जीवन का रथ न केवल एक चक्र पर चलाओ। सहधर्मिणी हूँ हमसे बोलो न लौट जाओ। सहधर्मिणी क्या निभाया हमसे बोलो न लौट जाओ। सहधर्मिणी हूँ हम। श्री राम ने कहा कि तुम समझ नहीं रही हो, ये भावनाओं की बात नहीं है, वन है, बहुत मुश्किल है। उनका फिर से एक बंद श्री राम की तरफ से, दुर्गम है पंथ वन का, कोमल है पग तुम्हारे। दुर्गम है पंथ वन का, कोमल है पग तुम्हारे। कैसे भला चलोगी तुम संग संग हमारे। ऋतु के प्रकोप भी तो तुमको मलिन करेंगे। ऋतु के प्रकोप सदियों से दिन करेंगे, रातें कठिन करेंगे। परित्याग गेह काकर मत देह यूं सताओ। परित्याग गेह काकर मत देह को सताओ। जो लौटना है तुमको तो जाओ लौट जाओ। जो लौटना है तुमको। सीता जी ने कहा अच्छा आप हमारे साथ रहो और हमको ऋतुओं के प्रकोप मतलब हम पर प्रभाव डाल दें। आपके नाम का स्मरण करने के बाद जो पंगु है वो गिरी को लांघ सकता है और आप हमारे साथ हो, फिर हमें कौन सा कष्ट है। सीता जी का जवाब सुने। दुर्गम दुरूह पथ पर भी साथ में चलूंगी। दुर्गम दुरूह पथ पर भी साथ में चलूंगी। पग धूल ले तुम्हारी छालों पे मैं मलूंगी। और ऋतु के प्रकोप के हों क्यों दुष्प्रभाव हम पर है। प्रेम प्रभु प्रेम भाव हम पर है। नेह नाव हम पर प्रभु प्रेम भाव हम पर है। नेह नाव हम पर। मझधार में यूं हमसे पतवार मत छुड़ाओ। मझधार में यूं हमसे पतवार मत छुड़ाओ। सहधर्मिणी हूँ हमसे बोलो न लौट जाओ। सहधर्मिणी हूँ हमसे। प्रभु राम ने कहा कि तुम समझ नहीं रही हो, तुम भावुक हो रही हो। दरअसल मैंने मान लिया, लेकिन तुमको अगर ये लगता है कि तुम हमारे साथ चलोगी तभी हमारे और तुम्हारे बीच का प्रेम पलेगा, तो ये ऐसा नहीं है। हम लोग एक दूसरे से दूर रहकर भी, एक दूसरे की प्रतीक्षा करके भी प्रेम प्रदर्शित कर सकते हैं।
और उन्होंने अपना तर्क दिया। बहुत कोमल पद है। तुलसी सी छवि तुम्हारी वाह, आंगन में ले हृदय के, क्या तुलसी सी छवि तुम्हारी आंगन में ले हृदय के, दे अर्घ आंसुओं का काटेंगे दिन विरह के, है बाट जो हना भी अभिप्राय प्रेम ही का, है इंतजार भी तो पर्याय प्रेम ही का, बिरवे तले होगी का ज्यों दीप आरती का, एक दीप हम जलाए एक दीप तुम जलाओ, एक दीप हम जलाए एक दीप तुम जलाओ, जो लौटना है तुमको तो जाओ लौट जाओ, जो सीता जी ने कहा अच्छा मैं आपकी बात मान लेती अगर हम और आप दो होते, क्योंकि अलग तो वही हो सकता है जो दो हो, हम और आप तो एक हैं। पहले ही शब्द में उन्होंने उस तर्क को काटा और अपनी बात कही। अंतर्निहित है छाया ज्यों ज्योति पुंज में ही, अंतर्निहित है छाया ज्यों ज्योति पुंज में ही, अंतर्निहित है छाया ज्यों ज्योति पुंज में ही, हम भी यथा रहेंगे तुम संग निकुंज में ही, तुम काल की शिला पर कर्तव्य लेख लिखना, तुम काल की शिला पर कर्तव्य लेख लिखना, विजयाभिषेक लिखना, धर्माभिलेख लिखना। और यहाँ सीता जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। यहाँ सभी दाम्पत्य जीवन में रहने वाले लोग हैं। हम लोग जब दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करते हैं अग्नि के 7 फेरे लेते हैं और 7 फेरों के साथ 7 वचन होते हैं। पहला वचन जिनको याद है उनको ठीक, मैं याद दिलाता हूं। पहला ही वचन, प्रसंग ये है कि पार्वती जी कहती हैं कि अगर आप शंकर जी से कि अगर आप ये मेरी बात पूरी करो तो फिर मैं बाम मंगाऊं। तो उसमें पहला ही वचन पार्वती जी क्या मांगती हैं? वो कहती हैं कि आप मुझे अपने साथ कभी कहीं बाहर घुमाने ले जाओ ना ले जाओ, आपकी मर्जी, लेकिन अगर किसी धार्मिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए अगर आप घर से बाहर जाएं तो फिर मुझे साथ अवश्य ले जाएं। राम का वनगमन इसी धार्मिक कर्तव्य की पूर्ति के लिए था। अब सीता जी ने उस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। तुम काल की शिला पर कर्तव्य लेख लिखना, विजयाभिषेक लिखना, धर्माभिलेख लिखना, प्रिय 7 में से अपना पहला वचन निभाओ, प्रिय 7 में से अपना पहला वचन निभाओ, सहधर्मिणी हूँ हमसे बोलो न लौट जाओ, सहधर्मिणी हूँ हमसे बोलो न लौट। राम की तरफ से अंतिम बात, और उसके बाद सबको मालूम है कि सीता जी उनके साथ गईं। अंतिम बात श्री राम ने उनसे कही, प्रयास, अंतिम प्रयास किया, उसको सीता जी भी विफल कर देती हैं। उन्होंने कहा मान लिया, लेकिन मेरे साथ एक और धर्म संकट। क्या? सौमित्र जब सहेंगे, हमारे साथ लक्ष्मण जी तो चल रहे हैं, सौमित्र जब सहेंगे तीय का विछोह वन में, है उर्मिला सदन में, पति संग तुम विजन में, उद्विग्न लख लखन को प्रिय हम अधीर होंगे, उद्विग्न लख लखन को प्रिय हम अधीर होंगे, नैना सनीर होंगे, हिय चीर चीर होंगे,
सीते न धर्म संकट मन में मेरे बढ़ाओ। जो लौटना है तुमको तो जाओ, लौट जाओ। जो लौटना, सीता जी ने इस तर्क को कैसे काट दिया और उसके बाद फिर परिणाम सबको मालूम है। अंतिम बंद इस गीत का पहले ही शब्द में उन्होंने लाजवाब कर दिया प्रभु। है पुत्रवत लखन प्रिय संकल्पवान मन से। संकल्पवान मन। दुनिया का कोई भी बेटा अपनी माँ को अपने पिता के साथ देखकर उद्विग्न हो ही नहीं सकता। तो आपके मन में ये बात जो है गलत है। अब अपनी उपयोगिता को वहां साबित किया। है पुत्रवत लखन प्रिय संकल्पवान मन से। सुदृढ़ प्रतिज्ञ तो है सुदृढ़ प्रतिज्ञ तो है सुकुमार किंतु तन से। प्रिय भ्रात भक्तिमय हो चरणों में नत रहेंगे। प्रिय भ्रात भक्तिमय हो चरणों में नत रहेंगे। वो स्वयं से विरत हो सेवा में रत रहेंगे। सुध कौन सुत लखन की लेगा वहां बताओ। सुध कौन सुत लखन की लेगा वहां बताओ। अत प्रेम वश विफल हो बोलो न लौट जाओ। सहधर्मिणी हूँ हमसे बोलो न लौट जाओ। बोलो न लौट